आप सभी को मेरा नमस्कार। अब हम भारत के इतिहास की सीरीज़ को देख रहे हैं और भारत के इतिहास की सीरीज़ में हम प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की कहानी देख रहे हैं, जिसमें मेरे द्वारा भाग प्रथम में 8 महाजनपदों की जानकारी आपके साथ शेयर की गई है। और आज इसी क्रम में आने वाले जो अगले 16 महाजनपद थे उनकी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कैसे गंगा घाटी में आर्यों ने जन से जनपद और जनपद से महाजनपदों का निर्माण किया, उन्हीं महाजनपदों में आज हम देखने वाले हैं अगले 16 महाजनपदों में जो 8 महाजनपद थे। कल तक की हमारी कहानी में हमने अंग को देखा, वज्जी को देखा, मगध को देखा, काशी और उसके अतिरिक्त जो मल्ल है उसको हमने समझने का प्रयास किया और पांचाल भी उसमें था। इसी कड़ी में आज 8 जो महाजनपद हैं उनको हम देखेंगे। ये इसका फिगर है जिस फिगर में हम 16 महाजनपदों को देख रहे हैं, उसकी जो लोकेशन देख रहे हैं। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि उनकी जो विशेषताएं रही वो क्या क्या उनकी विशेषता रही है। 9वें नंबर पर हम देख लेते हैं अवंती को। अवंती भौगोलिक हिसाब से अगर देखा जाए तो अवंती की जो लोकेशन है वो है मालवा क्षेत्र, मालवा यानी मध्य प्रदेश। इसकी 2 राजधानी रही है। पहली राजधानी थी इसकी उज्जैन और दूसरी राजधानी इसकी थी माहिष्मती। उज्जैन जो कि आने वाले टाइम में व्यापार का एक बड़ा केंद्र बनता है, और जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं तो अशोक के टाइम पीरियड में ये व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है। गुप्त डायनेस्टी में ये दूसरी राजधानी भी रही है। दूसरा इसकी जो राजधानी थी वो थी माहिष्मती। यहाँ एक बहुत ही फेमस शासक रहे हैं अवंती के शासक, जिनका नाम चंड प्रद्योत है। और चंड प्रद्योत को एक बीमारी हुई थी जिस बीमारी को हम कहते हैं पीलिया। इस बीमारी के उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, जो राजवैद्य थे, उनका नाम है जीवक को उपचार के लिए भेजा था। तो चंड प्रद्योत की जो बीमारी थी पीलिया, उसके उपचार के लिए मगध का राजवैद्य जीवक आता है और इस बीमारी का उपचार करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, चंड प्रद्योत ने भगवान बुद्ध को अपने यहाँ इनवाइट किया था। वो चाहते थे कि भगवान बुद्ध आएँ और उनके राज्य में शोभा को बढ़ाएं, लेकिन बुद्ध नहीं आते हैं। और बुद्ध अपने जो प्रिय शिष्य हैं महाकच्छायन को यहाँ भेजते हैं, जिनमें महाकच्छायन ने जो ये शासक हैं चंड प्रद्योत, उनको बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया था। बुद्ध के शिष्य हैं महाकच्छायन उनका नाम है। उनके द्वारा बौद्ध धर्म का ज्ञान या शिक्षा दी जाती है अवंती के शासक चंड प्रद्योत को। आगे जब मगध का साम्राज्य फैल रहा था तो मगध के विस्तार में अलग अलग शासकों ने बड़ी भूमिका निभाई है। और जैसे हमें देखते हैं कि महाजनपदों में सबसे ताकतवर बनता है मगध, और मगध ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया, और इस कड़ी में वो शिकार बनाता है अवंती को। तो मगध के द्वारा आगे जाके अवंती का विलय करवाया जाता है। अवंती का विलय करवाया जाता है शिशुनाग के द्वारा। मगध की गद्दी पर बैठने वाले अलग अलग वंश रहे हैं, जिसमें हम हर्यक वंश की कहानी देखते हैं। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, और शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है, जिसका नाम शिशुनाग है, राजा का नाम है, वो मगध में विलय करवा देता है अवंती का। इस तरीके से अवंती बन जाता है मगध का हिस्सा। चंड प्रद्योत को एक जो किताब है बौद्ध धर्म की किताब है महावग्ग जातक, एक किताब है बौद्ध धर्म की, उस किताब में प्रद्योत को चंड प्रद्योत कहा गया है। राजा का नाम प्रद्योत है और उसको चंड प्रद्योत कहा गया है। महावग्ग जातक जो पुस्तक है, इस पुस्तक में कहा गया है। बौद्ध धर्म की एक और किताब है जिसका नाम मंजिम निकाय है। मंजिम निकाय से हमें यह जानकारी मिलती है कि चंड प्रद्योत के डर से अजातशत्रु ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र का दुर्गीकरण किया था। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक है, मगध का बहुत ही चर्चित शासक रहा है, उसकी जो हत्या है उसके बेटे अजातशत्रु के द्वारा की जाती है। यानी अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करता है, और बिंबिसार के मित्रवत संबंध थे अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ। यानी चंड प्रद्योत और अवंती का शासक चंड प्रद्योत और मगध का शासक बिंबिसार आपस में मित्र हैं। और जब बिंबिसार की हत्या होती है तो स्वाभाविक है बिंबिसार की हत्या करने वाले को अपना दुश्मन मानता है चंड प्रद्योत, और दुश्मन कोई और नहीं बल्कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु है। तो इसीलिए अजातशत्रु के मन में एक भय है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे दंड देने के लिए अवंती का शासक मगध पे आक्रमण करे और मगध के राज्य को खत्म करे। इसीलिए अजातशत्रु अपनी राजधानी का दुर्गीकरण करता है, अपनी राजधानी में
किला बनाने का प्रयास करता है। तो ये था हमारे पास एक महाजनपद जिसको हम कहते हैं अवंती। अवंती के बाद अगला जो महाजनपद है उसका नाम है सूरसेन। सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। और बुद्ध के टाइम पीरियड में अगर हम बात करें, बुद्ध के टाइम पीरियड में यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था अवंती पुत्र। ग्रीक लेखकों ने, यानी यूनानी जो लेखक हैं, उन्होंने मथुरा को मेथुरा भी कहा है, यानी उनकी किताबों में मथुरा को मेथुरा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सूरसेन राजधानी मथुरा है। बुद्ध काल में शासक का नाम है अवंती पुत्र। अगला अगर हम महाजनपद देखें, महाजनपद का नाम है चेदी, राजधानी है शक्तिमती। और महाभारत काल में जब जनपदों का काल है उस समय शिशुपाल यहाँ के शासक थे। जैसा कि हम महाभारत को जब देखते हैं तो उसमें एक प्रसंग है, भगवान कृष्ण का बुआ का लड़का शिशुपाल है और वो भगवान कृष्ण को गाली देता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि 100वीं गाली पर मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा, 99 गाली मैं आपको माफ़ करता हूँ क्योंकि आप मेरे सगे संबंधी हैं। और 100वीं गाली पे शिशुपाल का सर, यानी जो धड़ है वो शरीर से अलग किया जाता है। शिशुपाल का जो संबंध है वो चेदी राजवंश से रहा है। अगला जो महाजनपद है नाम है मत्स्य, राजधानी है विराटनगर। और विराटनगर का हमें नाम माध्यमिका मिला है, यानी विराटनगर का एक नाम माध्यमिका है। और वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो वही चित्तौड़ कहा जाता है। तो जयपुर वाला जो क्षेत्र है उसे भी विराटनगर कहा गया है, लेकिन माध्यमिका जो शब्द आया है वो वर्तमान में चित्तौड़ के संदर्भ से कहा गया है। महाभारत काल में यहाँ के राजा थे विराट। और विराट की जो सीमाएं हैं वो हमारे उत्तराखंड तक फैली हुई थी। इसीलिए हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड के जौनसार वाला जो क्षेत्र है उस जौनसार वाले क्षेत्रों में पांडवों ने कुछ समय तक अपना समय व्यतीत किया था, अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था। और वहाँ पे जो किला हुआ करता जो क्षेत्र था उसे विराटगढ़ी कहा जाता था। आज भी विराटगढ़ी वजूद में है, अस्तित्व में है, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास का जो समय है वो व्यतीत किया था। इसीलिए जौनसार वाले क्षेत्रों में, उत्तराखंड के जौनसार वाले क्षेत्रों में पांडवों को आज भी ससम्मान की नज़रों से देखा जाता है। मत्स्य की बात, मत्स्य के आगे हम बात करें, अस्मक राजधानी है पोटिल या पोतना है। और इम्पॉर्टेंट विशेषता यह है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। दक्षिण भारत में 16 महाजनपदों में से हम 15 महाजनपदों को गंगा घाटी या उत्तर भारत में देखते हैं, जबकि एकमात्र है जो वो दक्षिण में है और उसका नाम है अस्मक, राजधानी है पोटिल या पोतना। आगे गांधार, गांधार की राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला को पुष्पकलावती भी कहा जाता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि पुष्पकलावती तक्षशिला का ही नाम है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि तक्षशिला के बगल में जो शहर था उसका नाम पुष्पकलावती था। बहरहाल हम यहाँ पे पुष्पकलावती देख रहे हैं। और ये जो तक्षशिला नाम पड़ा है वो तक्ष के नाम पे पड़ा है, और तक्ष भरत के पुत्र थे। रामायण काल में जो भरत थे, भरत के पुत्र का नाम तक्ष है और तक्ष के नाम पर इस शहर का नाम तक्षशिला पड़ा है। और भारत के जब हम प्राचीन इतिहास उठा के देखते हैं, भारत की संस्कृति और विरासत को देखते हैं, इसमें हम ये पाते हैं कि भारत का शिक्षा का सर्वोत्तम जो केंद्र रहा है वो तक्षशिला इतिहास में रहा है, जहाँ से आचार्य चाणक्य ने भी अध्ययन किया था और वहीं आगे जाके वो अध्यापन का भी काम करते हैं। महाभारत काल में यहाँ के राजा शकुनी हुआ करते थे। यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली जो फारस की सेना थी उसके लिए, यानी फारस की जो सेना यूनानियों से मुकाबला कर रही थी, यूनानियों से लड़ रही थी, उस फारसी सेना के लिए पुरुष और सामग्री की आपूर्ति गांधार करता था। यानी जिस समय सिकंदर और यूनानियों का आक्रमण हो रहा है और वो तमाम संस्कृतियों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ रहे, मेसोपोटामिया को ख़त्म कर दिया, फारस की सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया, और जब वो भारत की हिंदुस्तान की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो गांधार ने अपनी जो सैन्य सहायता है वो सैन्य सहायताओं में जैसे पुरुष है और खाद्य सामग्री है वो पहुँचाई थी फारस की सेना को। सिकंदर के समय यहाँ का राजा आम्बी रहा है और आम्बी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार किया और सिकंदर के साथ मित्रता की थी। तो जब हम सिकंदर की कहानी पढ़ेंगे तो उसमें आम्बी की भी कहानी आएगी। तो ये था हमारे पास महाजनपदों में गांधार। अब हम बात कर लेते हैं काम्बोज की राजधानी थी, इसके राजपुर या हाटक। चाणक्य ने अपनी पुस्तक में या अपने जो उनके शास्त्र हैं उन शास्त्रों में उन्होंने काम्बोज के लोगों को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा है, एक टाइटल कहा है काम्बोज के लोगों को। पशुपालन, कृषि और वाणिज्य से अपनी आजीविका चलाने वाले लोग काम्बोज के लोगों को आचार्य चाणक्य ने कहा। और रणनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काम्बोज के घोड़े बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहते थे, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते थे, क्योंकि युद्ध के घोड़े थे और बहुत ही पसंदीदा घोड़े माने जाते थे काम्बोज के।
अब हम लास्ट देख लेते हैं 16 महाजनपदों में जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा है, जिसने भारतीय राजनीति का नेतृत्व किया है, जो आगे चलकर भारत की राजनीति का मुख्य केंद्र रहा है, वो था मगध। मगध की शुरुआती राजधानी गिरिव्रज है। गिरिव्रज जो गांव था वो आगे जाके उसके बगल में राजगिर नामक एक शहर बसाया जाता है, वही राजधानी बनती है और आगे जाके राजधानी बनती है पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है, बिहार की राजधानी पटना। ऋग्वेद में हमें यहाँ मगध से जुड़ी हुई कुछ जानकारी मिलती है। एक कीकट जनजाति की जानकारी मिलती है। तो कीकट जनजाति की जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है, जो कि निवास करते थे मगध वाले क्षेत्रों में। महाभारत काल में अगर हम मगध की बात करें, मगध का शासक हुआ करता था जरासंध। तो जरासंध का जो संबंध है महाभारत के टाइम पीरियड में, जनपद के टाइम पीरियड में, वो जरासंध जो थे वो मगध के शासक थे। एक और बड़ी दिलचस्प कहानी है, जब हम एकलव्य की कहानी सुनते हैं, गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ी हुई कहानी है एकलव्य की, तो एकलव्य का जो संबंध रहा है वो मगध से ही था। यानी मगध की सेना के एक उच्च अधिकारी का बेटा है एकलव्य, जो शिक्षा चाहता था गुरु द्रोणाचार्य से, और गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा देने से मना करते हैं और बाद में वो उनका अंगूठा भी ले लेते हैं, जिसका आरोप गुरु द्रोणाचार्य पे लगता है कि आपने शिक्षा दी नहीं और आपने एक शिष्य का जो है अंगूठा ले लिया। उसके पीछे के उस समय जो समकालीन जो राजनीति थी, वो राजनीति एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि जरासंध यानी जो मगध का शासक था, उसका हस्तिनापुर के साथ यानी कुरु राज्य के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, और गुरु द्रोणाचार्य को लगता अगर मैं शिक्षा देता हूँ मगध के सैनिकों को या मगध के किसी व्यक्ति को, तो भविष्य में चुनौती बनेंगे हस्तिनापुर के लिए। तो ये कारण माना जाता है। बहरहाल हम इतिहास देख रहे हैं और इतिहास में हम मगध से जुड़ी हुई चीज़ें देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नोट में है कि गंगा घाटी में 10 महाजनपद थे। कुछ किताबों में 9 महाजनपदों का भी जिक्र आता है, लेकिन हम 10 महाजनपद को देखते हैं, जिसमें से काशी है, कौशल है, अंग, मगध, वत्स, पांचाल, मल्ल, चेदी, वज्जी और सूरसेन। तो ये वो 10 महाजनपद हैं जो गंगा घाटी में स्थित थे। तो इस तरीके से हमने ये 16 महाजनपदों को देखा, और अब जो हमारे पास बड़ा सवाल उभर के आता है वो है मगध का पूरे भारत की राजनीति का केंद्र बनना। कैसे मगध भारत की राजनीति का केंद्र बनता है और कैसे मगध के शासकों ने एक आगे जाके एक अखंड भारत की नींव डाली थी। तो आपने इस वीडियो को समझने का प्रयास किया होगा, उम्मीद है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है तो आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।